वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड अकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं एक पेपर। आज मैं आपको एक पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ जो सीटेट का है, जनवरी 2021 का पेपर 1 है। ये देखिए, उसके बाद आगे सबसे पहला प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है? आंसर है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, कंपटीशन पर, या फिर ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक यानी कि एकेडमिक जो मार्क्स होते हैं, स्कोर्स होते हैं, उसके आधार पर उनको लेबल करना चाहिए। क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। प्रश्न है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। यानी कि बीच बीच में वो बच्चों को बता रही है कि कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? वो क्या करना चाहती है, उसका मोटिव क्या है कि वह बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करे। ऑप्शन बी है, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, स्कैफोल्डिंग, या फिर छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। क्या होगा इसका सही आंसर? एक बार प्रश्न फिर से देखिए, पढ़िए। आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जब टीचर ऐसा कर रही है, वो इशारे दे रही है क्या, क्यों, कैसे, ताकि बच्चों को काम करने में आसानी हो, तो वो उसको अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित नहीं कर रही है, वो डीमोटिवेटेड नहीं कर रही है, बल्कि वो एक स्कैफोल्डिंग का काम कर रही है जिससे कि लर्निंग को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि सोशलाइजेशन में कौन सा कथन सही है वो बताना है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, या फिर विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। ऑप्शन सी है कि समकक्षी जो आपके पीयर्स होते हैं वो प्राथमिक कारक हैं और परिवार द्वितीयक कारक होगा, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कि पारिवारिक जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं, यानी कि परिवार भी और जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो आपको ये बताना है कि प्राइमरी एजेंट कौन है और सेकेंडरी एजेंट कौन है। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि स्कूल है वो आपका सोशलाइजेशन का सेकेंडरी एजेंट होगा, लेकिन जो परिवार होता है वो प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, किसी भी बच्चे के लिए परिवार उसकी प्राथमिक पाठशाला मानी जाती है, तो वही उसके लिए कौन सा एजेंट होगा? प्राइमरी। ऑप्शन ए सही है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या फिर एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, यही कहता है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि लॉरेंस
कोहलवर्ग का सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। तो नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? प्री कन्वेंशनल यानी कि प्रथापूर्व, कन्वेंशनल प्रथागत, या फिर पोस्ट, या फिर फॉर्मल। तो फॉर्मल तो नहीं होगा क्योंकि ऐसी कोई स्टेज बताई ही नहीं है। 3 में से आपको डिसाइड करना है कौन सा सही है। आंसर है कन्वेंशनल, यानी कि जब दूसरे इस बात को स्वीकृति देते हैं इसीलिए वो कार्य करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि सामने वाला ऐसा कर रहा है इसीलिए वह ऐसा कार्य कर रहा है। इसीलिए जो इसकी जो स्टेज होगी वो सेकंड होगी। ठीक है, फर्स्ट में 2 आती हैं प्री कन्वेंशनल में। ठीक है, और सेकंड में भी 2 हैं, टोटल 6 हैं। और ये जो है वो सेकंड वाली थी, इसलिए आंसर होगा प्रथागत। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत, उससे ये प्रश्न है तो वो किस पर ज़्यादा जोर देता है वो आपको बताना है। इम्पोर्टेंट क्या है उसमें? आंसर है सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल्स। संतुलीकरण नहीं होगा। ठीक है, अभिप्रेरणा जैसा कुछ नहीं है। और एट्रीब्यूशन, इन तीनों पर जोर नहीं दिया है, बल्कि इसके विकास, इसका जो थ्योरी है उसका नाम ही है सोशल कल्चरल लर्निंग थ्योरी। तो उस नाम से ही आपको डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। आंसर 1 सही है। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी, उसमें आपको ये बताना है कि जो संज्ञानात्मक संरचना है, ठीक है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, उसको किस रूप में वर्णित किया है? मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में, विकास का समीपस्थ क्षेत्र के रूप में, या फिर स्कीमास या मनोबंध के रूप में। अगर हम विकास का समीपस्थ क्षेत्र की बात करें यानी कि ZPD, तो ZPD जो दिया है वो ZPD आपको दिया है लेव वाइगोत्स्की ने, तो इससे तो रिलेटेड नहीं होगा। और अगर मनोवैज्ञानिक उपकरण की बात करें यानी कि साइकोलॉजिकल टूल्स, ये भी नहीं है। और ये ऑप्शन सेकंड ये थॉर्नडाइक से है, तो ये भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन 4, ये सही है। स्कीमास की बात करते हैं जीन पियाजे, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो आपकी स्टेज है उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज का आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है। पहला है अमूर्त सोच का विकास हो जाता है, या फिर विचार या सोच में केंद्रीकरण आ जाता है। ठीक है, या फिर परिकल्पित निगमनात्मक सोच डेवलप हो जाती है, या फिर संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता आ जाती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपकी अगर एज की बात करेंगे तो एज होगी 2 से 7। अब आप खुद सोचिए कि 2 से 7 साल का बच्चा क्या कर सकता है, उसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं? क्या उसमें अमूर्त सोच यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं, ये तो बाद की स्टेज में होता है। क्या उसके विचारों में केंद्रीकरण आ सकता है? सोचिए। या फिर वो परिकल्पित हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, ये तो हाई लेवल हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए। आंसर है विचार या सोच में केंद्रीकरण, यानी कि वो एक ही तरीके से सोच पाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से डाइवर्जेंट नहीं सोच पाता। और ये संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता ये बाद की स्टेज में आती है जब बच्चा 7 से लेकर के 9 साल तक का होता है, 11 साल तक, 11 तक। इसकी बाद की स्टेज होती है ना, उसमें होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आप कट कर दोगे, बचा ऑप्शन 2, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, या फिर विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, या फिर
विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है या फिर विकास बहुआयामी होता है? तो अगर विकास के संदर्भ में जैसे आपको बताना है डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या आपको करेक्ट होगा। अगर हम विकास की दर की बात करें तो सभी स्टेज में अलग अलग होती है, समान नहीं होती, ठीक है। उसके बाद विकास केवल विद्यालय में होने से ही होता है, बिल्कुल भी नहीं। विद्यालय में होने से केवल लगा दिया, इसीलिए गलत हो गया। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, बिल्कुल भी नहीं। विकास तो जन्म से मृत्यु तक चलता है। विकास बहुआयामी होता है, ये सही है। विकास के कई सारे आयाम होते हैं, तो ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक का आपको बताना है क्रम, एक सीक्वेंस में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले सांवेदिक मूर्त अमूर्त होगा, या फिर पहले अमूर्त होगा बाद में सांवेदिक फिर मूर्त, या फिर पहले मूर्त होगा फिर अमूर्त फिर सांवेदिक, या फिर पहले अमूर्त होगा फिर मूर्त फिर सांवेदिक। सबसे पहले क्या होता है? अगर आप जीन पियाजे की स्टेजेस के हिसाब से भी देखेंगे तब भी आप बता पाएंगे कि क्या सही होगा। सोचिए। आंसर है ऑप्शन 1, यानी कि पहले सेंसरी होता है फिर कॉन्क्रीट फिर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। पहले सांवेदिक फिर मूर्त और फिर अमूर्त। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर पहला सही होगा। फिर है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, ठीक है। पहला है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में, अध्यापक के पक्ष पर असफलता के रूप में, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड के रूप में, या फिर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। सिंपल है। आप कोई हिंड्रेंस के रूप में तो नहीं देखोगे कि ये कोई बाधा है कि बच्चे अलग अलग टाइप के हैं, तो ठीक है। फिर है अध्यापक के पक्ष पर असफलता, तो ये फेलियर तो नहीं होगा, ठीक है, बल्कि हमें क्लास में विविधताओं का स्वागत करना चाहिए, ये बोला जाता है। फिर आता है योग्यता आधारित समूह बनाएंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे कि उनको लेबल कर देंगे, ठीक है, अलग अलग बच्चे डिसाइड कर देंगे। ऑप्शन 4 सही है क्योंकि ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है, ये कोई बाधा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट है एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। पहला है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को, अभिवेदी या समरूपी निर्देशों को, या फिर सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव को, या फिर हर छात्र के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? सोचिए। आंसर है, अगर आप पहला सोच रहे हैं तो गलत है, क्योंकि गोल ओरिएंटेड तो होनी चाहिए, लेकिन अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो उसमें ये इससे ज़्यादा मजबूत ऑप्शन कौन सा है वो आपको देखना है। अगर निर्देशों की बात करेंगे, समरूपी निर्देशों की, तो एक जैसे निर्देश थोड़ी ना देंगे सब बच्चों। अगर सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, क्या सबको अलग कर दोगे? सबकी पहचान अलग अलग होगी तो बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन 4 सही है कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए आप क्या करोगे? अवसर प्रदान करोगे, अपॉर्चुनिटी दोगे कि हर बच्चा अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर पाए। ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो आया है, ठीक है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? आंसर है ऑप्शन 3, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। दिव्यांगता शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? जल्दबाजी में ये मत देख लेना कि क्या करना चाहिए, बल्कि ये देखना कि क्या नहीं करना चाहिए। नहीं पे अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है।
पहला है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए तो नहीं बताना आपको। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनानी चाहिए या फिर शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए और बताइए। नॉट पूछ रहे हैं, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, बताइए। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ये नहीं होगा क्योंकि ये होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं तब तो ये अच्छी बात है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर आता है कि आप संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी सही है, इसलिए ये नहीं होगा। आपसे पूछ रहे हैं कि